आज हम लोग इतिहास पर अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो प्राचीन इतिहास की हमने बात की थी और प्राचीन इतिहास में जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि महावीर स्वामी का नाम आपने सुना होगा, जिनका आज जयंती दिवस है। और महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत के इतिहास में। जैन धर्म और महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध। लेकिन कल जो हमने शाम को एक चर्चा की थी, उस परिचर्चा में लोगों ने प्राचीन भारत का जो इतिहास था आदि मानव से लेकर के और आधुनिक मानव बनने तक का, उसका एक वैज्ञानिक विवरण हमने रखा था। और उसी वैज्ञानिक विवरण में हमने बताया था कि किस प्रकार से पाषाण काल में मनुष्य रहता था। उसके बाद धीरे धीरे उसने औजारों का उपयोग करना, छोटी छोटी बस्तियों को बसाना, पहिए चाक का प्रयोग करना, पशुपालन करना, खेतीबाड़ी करना, ये सब उसने सीखा था। ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने कल की थी। और उसमें हमने एक विषय रखा था हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, जो भारत ही नहीं दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक। और उस सभ्यता के जो एविडेंस हैं वो खुदाई से मिले। 1901 में खुदाई हुई, 1921 में, और उस खुदाई के माध्यम से भारत पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में एक सभ्यता प्राप्त हुई। और उस सभ्यता की विशेषताएं सारे शहरों में एक जैसी थी, इस कारण से उसको सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। और उस पर हमने पहले पुराने वीडियोज़ में चर्चा की थी, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत उसके विषय में चीज़ें रखेंगे। और वो ताकि आप सब लोगों को जैसा कि अभी तक हम लोगों के मन में जो भ्रम और भ्रांतियां हैं कि मनुष्य का जो विकास है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, एक प्रसंग था, आप लोगों ने अगर रामायण देखी होगी, रामायण में अभी जो टीवी पर रामायण आ रही है उसमें एक प्रसंग था जहाँ पर सीता जी पृथ्वी के अंदर समाहित होती हैं। तो वो जो दरबार में, राम के दरबार में वो प्रार्थना करती हैं पृथ्वी माँ से कि पृथ्वी माँ आप आओ और मुझे लेके जाइए। तो पृथ्वी माँ जब नीचे से धरती फटती है और निकल के आती है, तो एक वो आसन पर बैठी हुई हैं, झूले पर, एक झूला जैसा आसन है उस पर बैठी हुई हैं, और उसके नीचे नाग हैं, सांप हैं। ये आप चाहें तो इसको YouTube पर भी चेक कर सकते हैं, ये वीडियो आप वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जो ये कल्पना है साहित्य की कि वो कह रहा है कि पृथ्वी जो है किसके ऊपर है, टिकी हुई है, नाग के ऊपर, सांपों के ऊपर। और आप लोगों ने देख लिया होगा कि अब विज्ञान और ये सारी चीज़ें आपको क्या बताती हैं, सत्य है। तो उसी प्रकार से जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें मानव के बारे में पता चलता है कि मानव एक्चुअली है क्या। मानव के बारे में जो भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि ये था वो था, ये सारी चीज़ें होती थी, वो अगर हम पढ़ेंगे प्रॉपर इतिहास और वैज्ञानिक तरीके से तो हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से मनुष्य का विकास एक आदि मानव से लेकर के सभ्य मानव तक हुआ, किस तरीके से उसने खाना बदोश जीवन से एक जीवन जीना आरंभ किया। और उसी में आप देखेंगे कि जंगली पशुओं की तरह रहने वाला मनुष्य आगे चल कर के घरों में रहने लगा, सड़कें बनाने लगा, आग का प्रयोग करने लगा, भोजन पकाने लगा, फसलें करने लगा, पशुओं को पालने लगा और आने जाने के साधन बनाने लगा, राज्य बनाने लगा, नगर बनाने लगा, तमाम तरह की चीज़ें मानव ने क्रिएट की। अब आप लोग सोचते होंगे कि मनुष्य ने ऐसा कैसे कर दिया। पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर यदि आप लोगों को कंफर्टेबली अगर अब आप देख पा रहे हो तो एक दो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए दोबारा से, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊँ कि आप ठीक से देख पा रहे हैं। तो मनुष्य ने कैसे कर दिया, कई लोगों को आश्चर्य होता होगा। और जिन लोगों में जहाँ पर अंधविश्वास और रूढ़ियाँ हैं, वहाँ पर लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं बहुत आसानी से। मनुष्य ने कैसे कर दिया। आज विज्ञान के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का परीक्षण संभव है। आप जैसे कोरोना की जो बीमारी है, कोरोना में अगर किसी को कोरोना हुआ है तो उसकी किट आती है, उस किट से जांच की जा सकती है। किसी को एड्स की बीमारी है, उसको एलिसा परीक्षण बोलते हैं, एड्स पता किया जा सकता है। किसी
ऑब्जेक्ट की, कोई वस्तु है उसकी कितनी उम्र है, कितनी पुरानी है, वो विज्ञान पता कर सकती है। समुद्र के अंदर गहराई कितनी है, ये भी साइंस के माध्यम से सोनोमीटर लगा करके हम पता कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो विज्ञान के माध्यम से हमें पता चल सकती हैं, पता कर ली थी साइंस। तो वही साइंस ने ये सारी चीज़ें पता की कि किस प्रकार से मनुष्य ने ये सब कर लिया। बाकी जो दूसरे जीव जंतु हैं, घोड़े, बिल्ली, भालू, बंदर, चीते, ये सब क्यों नहीं कर पाए? तो उसके पीछे वजह है मनुष्य का ये मस्तिष्क। दूसरे जो जानवर हैं, दूसरे जो एनिमल हैं, उसकी तुलना में मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसका साइज बड़ा है, और उसका साइज बड़ा होने के कारण उसके अंदर चीज़ों को जो ग्रहण करने की क्षमता है वो ज़्यादा थी। इसलिए मनुष्यों के अंदर विवेक का विकास हुआ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के अंदर है, और दूसरे जानवरों में भी है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम है। जैसे आप अगर मनुष्य से मिलते जुलते कपी जो होते हैं उनको देखेंगे, चिंपैंजी वगैरह हैं, उनको आप देखेंगे तो उनके अंदर भी है, वो कई सारी चीज़ें कर लेते हैं। मंकी जो होते हैं, बंदर, आप अगर उनको देखेंगे तो उनमें भी कुछ सारी चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग जो पशु पक्षी हैं या जो जानवर हैं उनमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो विवेक है और जो मस्तिष्क की जो जिस चीज़ का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है उसका धीरे धीरे विकास भी होता है। तो आप पाएंगे कि मनुष्य ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना आरंभ किया, और मनुष्य ने जब अपने मस्तिष्क का प्रयोग आरंभ करना शुरू किया तो फिर वो उसके अंदर जिज्ञासाएं पैदा हुई, और उस जिज्ञासा ने ही मनुष्य को दूसरे प्राणियों से अलग कर दिया। अर्थात मनुष्य एक ज्ञानी और एक विवेकी प्राणी बन गया, और बाकी जो दूसरे जीव जंतु थे वो उसी स्तर पर रह गए। और उसी विवेक ने, उसी बौद्धिकता ने मनुष्य को नए नए आविष्कार करने के लिए, नई नई चीज़ें करने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं पर हम पाते हैं कि सभ्यताओं का उद्भव मानव मस्तिष्क की उपज से हुआ। जो मनुष्य है उसने अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके सभ्यताओं का उदय किया। और उसमें आप देखेंगे कि एक घास फूस का प्रयोग करने वाला, पेड़ों की शाखाओं पर रहने वाला, गुफाओं में रहने वाला, अन्य जीव जंतुओं की तरह शिकार करने वाला, फल और कंद खाने वाला मनुष्य आगे चल करके उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त करना आरंभ किया, और प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों का उपयोग उसने अपने अनुरूप करना आरंभ किया। और उसी प्रक्रिया में उसने पशुओं को पालना आरंभ किया, खेती बाड़ी जो है, कृषि का कार्य आरंभ किया। और उसी के बाद मनुष्य ने धीरे धीरे ये घर बनाना, चाक बनाना, बर्तन बनाना, ये सारी चीज़ें उसने शुरू की। और उसी क्रम में आकर के कल हमने चर्चा की थी 3 चीज़ों के बारे में। वो 3 चीज़ें थी हमारे सामने कि पाषाण काल में सबसे पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, और उसके बाद नव पाषाण काल। नव पाषाण काल तक आते हैं। नव पाषाण काल का समय माना जाता है लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक का के समय को नव पाषाण काल हम कहते हैं। तो उस नव पाषाण काल में आकर के मनुष्य ने ये सारे प्रयोग करना आरंभ कर दिए। आप आज भी देखेंगे कि उस ज़माने में मनुष्य ने चाक का जब प्रयोग किया होगा तो एक अभिनव खोज होगी। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब मनुष्य ने आग का प्रयोग करना आरंभ किया होगा तो ये अपने आप में एक अनोखी खोज होगी। जब उसने घर बनाए होंगे तो ये अपने आप में नए नए आविष्कार होंगे। और उसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि राइट ब्रदर्स से पहले भारत में, पूरे विश्व में कोई हवाई जहाज़ नहीं था। यानी मनुष्य ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया, मनुष्य ने पनडुब्बियों का आविष्कार किया, मनुष्य ने तमाम मशीनें बनाई, तमाम हथियारों का आविष्कार किया है, आज के समय में तमाम दवाओं का आविष्कार किया है, तमाम टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में रचनात्मकता है। बाकी जो दूसरे जीव जंतु हैं उनमें वही क्रिएटिविटी नहीं थी। इस कारण से वो सभ्यता में पिछड़ गए और मनुष्य आगे बढ़ता चला गया और उसने प्रकृति को और बाकी जीव जंतुओं को अपने अनुसार से चलाना आरंभ कर दिया। उसी क्रम में हम पाते हैं कि मनुष्य ने धीरे धीरे हड़प्पा की एक सभ्यता का विकास किया भारत में। हम दुनिया के इतिहास के बारे में नहीं जाएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारत में सबसे पहले हड़प्पा का इसका नाम इसलिए लिया गया क्योंकि पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता की पहचान हुई।
और उसके बाद फिर दूसरे शहरों की, दूसरे टीलों की खुदाई हुई। तो वहाँ से हम देखते हैं कि हमें फिर मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में, जुदरी दड़ो है, चनू दड़ो है, तमाम स्थान हमको पाकिस्तान में मिले। भारत में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में हमें तमाम हड़प्पा काल के स्थान मिले जहाँ से उस सभ्यता के अवशेष खुदाई में प्राप्त हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि ये सभ्यता क्यों अस्तित्व में आई, इसके पीछे क्या कारण थे। वैसे तो आज क्योंकि दिन है महावीर स्वामी की जयंती का, तो हमको महावीर स्वामी के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन इतिहास के लिए आवश्यक वो ये होता है कि हिस्ट्री को हम क्रम में पढ़ें। इतिहास हम लोगों को तभी समझ में आता है जब हिस्ट्री को हम एक ऑर्डर, एक क्रोनोलॉजी में पढ़ें। अगर हम उसको छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। बेसिकली इतिहास क्या है? इतिहास तथ्यों पर, तर्कों पर आधारित एक कहानी और घटनाक्रम ही तो है। अगर हमने उन तथ्यों को, उन प्रमाणों को ठीक से पढ़ लिया तो वो चीज़ें हमें बेहतर समझ में आ जाएंगी। अगर हम बीच में पढ़ेंगे तो फिर इतिहास को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है अब नेट की प्रॉब्लम शायद नहीं है। अब आप सभी लोगों के कमेंट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और नोटिफिकेशन भी बराबर आ रहे हैं, और अब मुझे लगता है ठीक है, मुझे भी आप लोग दिखाई दे रहे हैं और शायद मैं भी आप लोगों को अब बिल्कुल ठीक से दिखाई दे रहा हूँ। अब हम आते हैं कि ये हड़प्पा नाम की जो सभ्यता थी, जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। अब भारत के इतने बड़े भूभाग, जिसमें पाकिस्तान का बहुत सारा भाग, अफ़गानिस्तान का बहुत सारा भाग, भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के तमाम हिस्से शामिल थे। एक बहुत बड़ा एरिया था जिसमें एक सभ्यता विद्यमान थी, एक सभ्यता अस्तित्व में आई थी। अब सवाल ये उठता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 600 साल तक वो सभ्यता अस्तित्व में रही, और 600 साल के बाद एकदम विलुप्त हो गई। फिर न वो नगर कहीं दिखाई देते, न वो व्यापार के चिन्ह दिखाई देते, वो सारी चीज़ें हमको एकदम गायब हो जाती हैं। तो सवाल उठता है कि क्या यह कोई आश्चर्य था या इसके पीछे कुछ आधार थे? ये हड़प्पा की सभ्यता अस्तित्व में क्यों आई? तो जैसा आप जानते होंगे कि आदि मानव से लेकर के और मानव जब तक सभ्य होना शुरू हो गया, तब तक आप देखते होंगे कि वो निरंतर विकास कर रहा था। जैसे मैंने कहा कि 40 लाख ईसा पूर्व से मनुष्य के बारे में, मानव के बारे में हमें जानकारियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वो मनुष्य 40 लाख साल से लेकर के शुरू 10,000 साल तक, मतलब 40 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक केवल आदि मानव और खानाबदोश था। मतलब शुरू के जो उसकी हिस्ट्री हमको मिलती है उसके 95% से और भी आप ऊपर मानिए 97% का जो हिस्सा है मनुष्य के इतिहास का अब तक का, उसमें वो कुछ भी नहीं है, वो आदि मानव है। और उस आदि मानव के रूप में वो जीता था। लेकिन बाद में उस आदि मानव ने अपना विकास किया, और आप पाएंगे कि जो पहले जो पाषाण काल में चीज़ें थी वो बेगड़ और औजार थे। उसके बाद हम पाएंगे कि उसने धीरे धीरे विकास किया और चीज़ों को बनाना आरंभ किया। तो नव पाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था और उसने कुछ चीज़ें बनाना आरंभ कर दी थी। और जब उसने खेती करना शुरू किया होगा, जब उसने पशुपालन आरंभ किया होगा, तो निश्चित रूप से उसने कहीं न कहीं मनुष्य ने एक आधार तैयार कर लिया था, जिस आधार पर एक ग्रामीण संस्कृति विकसित हुई होगी। उस ग्रामीण संस्कृति में सरप्लस पैदा हुआ होगा, जिसको बोलते हैं हिंदी में अतिरेक। मतलब जब मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया होगा और बड़े क्षेत्र पे खेती की होगी, तो उसके पास ये विचार आया होगा कि इतनी जो फसल पैदा होती है इसका हम क्या करें। तो निश्चित रूप से ट्रेड और व्यापार की परंपरा आरंभ हुई होगी कि इसको बेचा जाए। उसके बाद अत्यधिक पशुपालन, और पशुपालन के माध्यम से जो प्रोडक्ट थे, वो जो सारी चीज़ें थी, उसके विषय में यही विचार आया होगा। तो कुल मिलाकर के आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला मनुष्य के सेटल होने से। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी सेटल होती है, तो अगर आज भी आप देखें हड़प्पा सभ्यता में जो हो रहा था, वो आप आज के माहौल से उसको समझ सकते हैं। आप ये देखिए कि जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड का विकास हुआ है, शहरीकरण बढ़ा है, नगरीकरण बढ़ा है। भारत में 1950 में लगभग 80-90% लोग गांव में रहते थे, केवल 10% लोग शहरों में रहते थे 1950 में। आज आप देखेंगे कि आज की डेट में भारत में 30% से ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं, अब केवल गांव में 70% लोग रहते हैं।
तो नगरीकरण बढ़ा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। उसी प्रकार से नवपाषाण काल में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी मनुष्य ने बढ़ाई, पशुपालन को बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, मृदभांड बनाना शुरू किए, चाक का प्रयोग शुरू किया, हो सकता है उसने और भी चीज़ों को बनाना शुरू किया हो। जब इन सब चीज़ों को बनाना शुरू किया होगा तो वो उसके उपयोग से अधिक मात्रा में होने जब शुरू हो गए होंगे तो उनको सेल परचेज करने की परंपरा और परिपाटी विकसित हुई होगी। इसी के माध्यम से छोटे से नगरीकरण का आरंभ हुआ होगा और फिर जब नगरीकरण में लोगों को लाभ लगा होगा, व्यवस्थाएं सुविधाएं बेहतर हुई होंगी, तो फिर मनुष्य ने नगरीकरण की ओर अपने आप को उन्मुख कर लिया होगा और उसी का परिणाम है। और ये केवल भारत में नहीं हो रहा है, जो ये नगरीकरण हो रहा है ये भारत का पहला नगरीकरण भी है। आप याद रखिए, भारत में फर्स्ट जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो हड़प्पा का हुआ है। और ये हड़प्पा के अलावा आपको जो मेसोपोटामिया, बेबीलोन और सुमेरियन जो सिविलाइजेशन है उस ज़माने की, ये लगभग बात है 2350 BC की। तो उस ज़माने में हमें वहाँ भी वो चीज़ें मिलती हैं, उन कंट्रीज़ में भी। तो एक तो ये है कि सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि मनुष्यों के जो विकास हैं वो पूरी दुनिया में हो रहे हैं। हाँ, हमको उस क्षेत्र में भी ये विकास दिखाई देंगे। तो एक आप चीज़ को हमको क्या समझ में आती है कि भाई जो लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मा से और उससे सृष्टि बनी है, तो उसी समय जब भारत में ये सारी मनुष्य के विकास की, शहरीकरण की गतिविधियाँ आरंभ हो रही हैं, वही सभी गतिविधियाँ हमको उसी कालखंड में विश्व के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई देती हैं, खास करके मेसोपोटामिया, बेबीलोन और सुमेरियन क्षेत्रों में, जो अफ्रीका और पश्चिमी जो एशिया महाद्वीप है उसके लगे हुए क्षेत्रों में। तो हम लोगों को हमेशा अगर हमें कहीं तुलना करने का वो अवसर मिलता है कि भाई ये इस समय यहाँ हुआ है और विश्व के किसी दूसरे भाग में भी हुआ है, तो हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि भाई ये चीज़ें भारत में आप क्यों थोपते हो कि भारत में जो है देवताओं और उसके माध्यम से हो गया। तो वो सुमेरियन सिविलाइजेशन में कैसे हो रहा था, मेसोपोटामिया में कैसे हो रहा था, वहाँ तो ये लोग नहीं थे। तो इसलिए हम लोगों को तार्किक होना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए। और सच्चाई को जानने का तरीका होता है उपलब्ध साक्ष्य, उनका तार्किक विश्लेषण। और यदि हमें कोई तुलना के अगर विषय मिलते हैं जिसके माध्यम से हम वैश्विक सभ्यताओं के बारे में तुलनाएं कर सकते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट हो जाता है। अब जैसा मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का आधार क्या रहा होगा, उसका आधार वही रहा होगा जो कृषि में मनुष्य ने विकास किया होगा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिला होगा, इसके कारण से शहरीकरण को बढ़ावा मिला होगा। और उस शहरीकरण ने व्यापार को और बढ़ाया होगा। और वो व्यापार पहले क्षेत्रीय रहा होगा। हड़प्पा के जो आपस के जो शहर थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली, आलमगीरपुर, आप रोपड़ जाए, उधर आप चनूदड़ो, जुदरी दड़ो, तमाम जो क्षेत्र है इसमें, उन सारे क्षेत्रों में आपस में जो शहरों के आसपास पहले ट्रेड आरंभ हुआ होगा और फिर उनकी डिमांड बढ़ती चली होगी। तो शहरों ने एक दूसरे के साथ व्यापार किया होगा। और फिर जब उन्नत साधन, जैसे हमें नावों के बारे में जानकारी मिलती है, जहाज़ों के मॉडल मिलते हैं, तो उन्होंने दर्शाता है कि ये चीज़ें वहाँ से वहाँ जाती होंगी बाई शिप। तो हड़प्पा सभ्यता बहुत उन्नत थी, उनके पास हमें नहरों के प्रमाण मिलते हैं कि उनके पास नहरें थीं। और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में बहुत सारी वस्तुएं हमें मेसोपोटामिया के जो लोग इस्तेमाल करते थे वो मिली हैं। और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में वहाँ जो खुदाई की गई है, उस खुदाई में बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा के शहरों में जो प्रयोग की जाती थी वहाँ मिली हैं। तो ये दर्शाता है कि एक इंटरनेशनल ट्रेड इन लोगों के बीच में था। उसके अलावा हड़प्पा के क्षेत्रों में सोने इत्यादि के भंडार नहीं थे, लेकिन भारत में मैसूर और कर्नाटका के क्षेत्र में स्वर्ण भंडार थे, हजारीबाग में तांबा इत्यादि के भंडार थे। ईरान जो है उस समय चांदी का भंडार हुआ करता था। तो ईरान के साथ चांदी का व्यापार, हजारीबाग के साथ तांबे का व्यापार, मैसूर के साथ कर्नाटक जो है सोने का व्यापार, ये सारी चीज़ें हम लोगों को खुदाई के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह का संकेत मिलता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाओं के वृद्धि के कारण पूरी की पूरी विकसित हुई होगी, उसका आधार। दूसरा, आप जानते हैं जो भूवैज्ञानिक और जो ज्योग्राफर है और जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये बताया है कि आज से करीब करीब 4000 साल पहले, मतलब 2300 BC और उसके आसपास 3000 BC के आसपास, ये जो पूरा का पूरा सिंध का क्षेत्र है, सिंध नदी और सिंध का एरिया और उसके अलावा भारत का ये हिस्सा है, इस हिस्से में काफ़ी बारिश होती थी। और इसमें बारिश अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में फसलों को उगाना, खेती बाड़ी करना आदि बड़ा आसान था। तो इसमें भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो बेस है, आर्थिक आधार है, इसको मजबूती प्रदान की होगी।
दूसरा, जब मनुष्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है तो नए नए आविष्कार, नई नई खोजें वो करता है। उन्हीं नई नई खोजों और आविष्कारों में उसने आवाजाही के सामानों को बनाया होगा, उसने शिप इत्यादि, नावें इत्यादि को बनाया होगा, जंगली जो जानवर हैं उनका प्रयोग उसने आरंभ किया होगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता की हमें एक लिपि मिली है, और वो लिपि लगभग हड़प्पा सभ्यता के जितने शहर हैं, चाहे वो शहर पाकिस्तान में हो, चाहे अफ़गानिस्तान में हो, चाहे भारत के किसी हिस्से में हो, उन सारे शहरों में जो लिपि मिली है वो लगभग एक सी है, एक से ही सिंबॉलिक उस पर अक्षर हैं, सांकेतिक अक्षरों में वो लिपि है। लेकिन उसका अभी तक का दुर्भाग्य ये रहा है कि कोई भी भाषा विज्ञानी उसको पढ़ नहीं पाया है। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जो उनकी संस्कृति को लेकर के और जो उनकी सिविलाइजेशन है उसके बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं या जो कुछ भी हम राय रखते हैं, वो सारी की सारी राय हमारी किस पे आधारित है? वो सब आधारित है हमारे अनुमान पर। जो खुदाई में मिला है वो एविडेंस है, और जो एक इतिहासकार उस खुदाई के एविडेंस से अपनी राय बना सकता है, उस पर आधारित है। हम उसके बारे में सटीक इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि अभी तक उनकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। लेकिन लिपि को न पढ़ने के बावजूद जो खुदाई में एविडेंस मिले हैं वो पर्याप्त हैं सभ्यता का डिपिक्शन करने के लिए, सभ्यता का चित्रण करने के लिए पर्याप्त हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में आप सारी चीज़ें देखेंगे। अब हम पाते हैं कि इसका, जब मैंने आपको आधार बताया कि हड़प्पा सभ्यता का बेस क्या था, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता दो नाम फेमस हैं, आप कोई सा भी नाम उपयोग कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता को इंग्लिश में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है जो इसका दूसरा प्रसिद्ध नाम है उसको हम लोग इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि इसके पीछे ये आधार थे जिनके आधार पर ये विकसित हुई। अब आता है कि इस हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता में आप पाएंगे कि 3-4 बड़ी फेमस इसकी विशेषताएं थी। पहला, ये नगरी सभ्यता थी, यानी इसमें गांव के बजाय क्या प्रमुख है? नगर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नगर नहीं रहे होंगे, नगरों के आसपास गांव भी रहे होंगे। जैसे आज के समय में यूरोप में अधिकांश देश अर्बनाइज्ड हो चुके हैं, अधिकांश देशों में केवल शहर हैं, गांव बहुत कम हैं। पूरी की पूरी उनकी जो इकोनॉमी है, पूरी की पूरी उनकी व्यवस्था है, वो सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है किस पर? शहरों पर, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में। तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विशेषता नगरीकरण है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गांव नहीं होते होंगे। अगर गांव नहीं होंगे तो अन्न कहाँ से आएगा, दूध कहाँ से आएगा, सब्जियाँ कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीज़ें भी रही होंगी। लेकिन जो डोमिनेंट कैरेक्टर है हड़प्पा सभ्यता का वो है उसका नगरीकरण। उसमें नगर थे, बड़े बड़े नगर। और उसके बाद दूसरी क्या विशेषता है? दूसरी विशेषता ये है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है। इसमें कांसे का उपयोग होता था। कांसे को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? कॉपर। ये सभ्यता कांसे पर आधारित थी, कॉपर पे। तो अब आप कहेंगे ये कौन सा कैरेक्टर है, ये कौन सी विशेषता है? बेसिकली इतिहास को पढ़ने का एक क्रम होता है। इतिहास में हम जानते हैं कि उसके सिंबॉलिक लक्षण क्या हैं। जैसे आप जाएंगे पहले, तो पहले पाषाण काल में क्या सिंबॉलिक चीज़ है? पत्थर। क्या है? पत्थर। सारे के सारे हथियार, सारी की सारी जो चीज़ें जो बना रहे हैं वो लोग आदिमानव पाषाण काल में क्या किसकी बना रहा है? पत्थरों की या हड्डियों की। जानवरों को मार के उसकी हड्डियों की जो है औजार बनाता था या पत्थरों के औजार बनाता था। उसके बाद जब हम हड़प्पा सभ्यता में आते हैं तो हमें क्या मिलता है? कॉपर, तांबा, कांसा। कांसा किससे बनता है? तांबा और टिन को मिला के कांसा बनता है। तो इसका मतलब हड़प्पा के लोगों को जानकारी थी कि तांबे को और टिन को मिला करके कांसा बनाया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि हमारे अपने घरों में बहुत सारे कांसे के बर्तन पहले इस्तेमाल किए जाते थे। अब तो खैर वो सिल्वर के जो बर्तन आ चुके हैं और उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया है। लेकिन पहले कांसे के बर्तन बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते थे। तो हड़प्पा की सभ्यता का जो डोमिनेंट कैरेक्टर था धातु के मामले में था कांसे का उपयोग। लेकिन हड़प्पा की खुदाई से चांदी भी मिली है, हड़प्पा के शहरों की खुदाई से सोना भी मिला है। तो इसका मतलब है धातुओं के बारे में वो लोग परिचित थे। लेकिन एक आश्चर्यजनक चीज़ है कि हड़प्पा की सभ्यता में कहीं भी हमें लोहे की जानकारी नहीं मिलती, आयरन की जानकारी नहीं मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो कैरेक्टर है, जो धात्विक लक्षण है, वो क्या हो जाएगा? तांबा। और हड़प्पा सभ्यता से आगे जब हम वैदिक सभ्यता में आएंगे तो वैदिक सभ्यता में आप पाएंगे लोहे का व्यापक उपयोग, खास करके उत्तर वैदिक काल में।
तो लोहे का जो उपयोग है वो उत्तर वैदिक काल और बौद्ध काल का लक्षण है, और हड़प्पा सभ्यता का लक्षण है तांबे का उपयोग। और जो पुरापाषाण काल नवपाषाण काल में मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली धातु का लक्षण है आपका हड्डियां और पत्थर। तो ये सभ्यताओं के बारे में धातुओं के आधार पर भी चीज़ें को हम लोग तय करते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में दो लक्षण हमें दिखाई दिए। पहला लक्षण ये नगरीय सभ्यता थी, दूसरा ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब एक ऐसा युग जिसमें कांसा व्यापक रूप से लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी विशेषता थी नदियों के किनारे, इसको हम बोलते हैं रिवर सिविलाइजेशन। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश जो नगर मिले हैं, चाहे वो नगर भारत के हों, चाहे वो नगर पाकिस्तान में मिले हों, चाहे वो अफ़गानिस्तान से लगे सीमा में हो, सभी के सभी जो नगर हैं वो सारे नगर जल स्रोतों खास करके नदियों के किनारे हैं। नदियों के किनारे वो नगर हैं। जैसे मोहनजोदड़ो किसके किनारे है? आपका सिंध नदी के किनारे। हड़प्पा किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे। तो ऐसे आप जिन नगरों के बारे में चर्चा करेंगे, अधिकांश हड़प्पन नगर नदियों के किनारे हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग रिवर सिविलाइजेशन, नदी सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। और जब भी कभी आप एनसीईआरटी इत्यादि किताबें पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपको चैप्टर का नाम होगा कांस्य युगीन सभ्यताएं, तो उसमें आपको ये हड़प्पा सभ्यता ही पढ़ने को मिलेगी। कांस्य युगीन सभ्यताओं का मतलब है हड़प्पा सभ्यता। अगर कहीं लिखा हो नदी घाटी सभ्यताएं, तो आप यकीन मानिए कि नदी घाटी सभ्यताओं में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अगर कहीं भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के बारे में अगर कहीं पढ़ेंगे तो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि ये पहला भारत में नगरीकरण था, पहला शहरीकरण था। अब आप सवाल कहेंगे साहब दूसरी बार शहरीकरण क्या हुआ, कब हुआ? तो हड़प्पा के जो नगर थे वो लगभग 600 साल तक अस्तित्व में रहे, व्यापार के माध्यम से फलते फूलते रहे, और फिर वो सभ्यता का पतन हो गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उन कारणों की समीक्षा हम लोग बाद में करेंगे कि कौन से कारणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हुई। उसके बाद भारत में वैदिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, और वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यताओं में शहर नहीं है, नगर नहीं है, उसमें कबीले हैं छोटे छोटे, लेकिन उसमें नगर नहीं है। भारत में दूसरा जो नगरीकरण आता है, सेकंड अर्बनाइजेशन जो भारत में आता है, वो हमें दिखाई देता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध के समय। तो एक चीज़ और इससे समझ में आती है कि जो वैदिक ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी गई हैं उनके संबंध में हमारे पास पुरातत्व कोई उसको सपोर्ट करने के एविडेंस नहीं है। आपको मैं बताऊं, जो वैदिक ग्रंथों का जो लेखन कार्य किया गया है वो वैदिक युग की विशेषता जो दिखाई गई हैं उसके लगभग 1000 साल बाद किया गया है, और 1000 साल के बाद लगभग। तो वो जो 1000 साल बाद जो लिखा गया है कि पहले 1000 साल पहले वैदिक सभ्यता इस प्रकार थी, उसको लेकर के अभी एविडेंस के रूप में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम लोग खैर उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं और आगे हम ये देखते हैं कि हड़प्पा के जो सभ्यता थी उसकी विशेषताएं क्या थी। 3 की हमने चर्चा, नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, और नदियों के किनारे होने के कारण नदी घाटी की सभ्यता थी। उसके बाद क्योंकि नगरीय सभ्यता थी तो नगरीय सभ्यता के अगर हम लक्षणों को देखें तो उसमें चौड़ी चौड़ी सड़कें थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसे एक सड़क जाती है और एक सड़क फिर ऐसे जाती है, तो वो पूरा चेस बोर्ड की तरह शहर दिखाई देता था। ये सड़कें ऐसे ऐसे बनी हुई। तो एक तो सड़कें बहुत अच्छी थी, दूसरा अधिकांश जो शहर थे वो 2 टीलों पर बने होते थे, एक ऊपरी टीला पश्चिम का और पूर्व का एक निचला टीला। जो पश्चिम का ऊपरी टीला होता था उस टीले में बड़े बड़े घर दिखाई देते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि वहाँ पर जो प्रधान लोग हैं, खास करके कबीले का मुखिया हो सकता है, उस शहर का मुखिया हो सकता है, उस शहर के प्रशासनिक लोग हो सकते हैं, पुजारी पुरोहित हो सकते हैं, यानी जो महत्वपूर्ण लोग थे वो पश्चिमी टीले पर रहते थे बड़े बड़े घरों में। और जो पूर्वी टीला था वहाँ पर आम जनता की बस्तियाँ होती थी जिसमें शहर के आम नागरिक रहा करते थे। उसके अलावा जो सड़कें हुआ करती थी उन सड़कों के दोनों तरफ नालियाँ होती थी पानी को निकालने के लिए, मैनहोल हुआ करते थे गंदगी को साफ़ करने के लिए। उसके अलावा हड़प्पा की सभ्यता में हमें सड़कें दिखाई देती हैं
वो सड़कें और उनकी साफ़ सफाई। अच्छा, घरों के जो घर हैं, अधिकांश घर गली में खुलते थे मेन सड़क पर खुलने के बजाय। तो उन लोगों को, हड़प्पा वासियों को इस बात का ज्ञान रहा होगा कि जो धूल आती है अगर हम सड़क पे, क्योंकि उस ज़माने में पक्की सड़कें नहीं थी, तो जो धूल आती है अगर हम सड़क की तरफ घर बनाएंगे और वहाँ से कोई गाड़ी गुजरती होगी, कोई वाहन गुजरता होगा, तो धूल डस्ट घर में आ सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने वैज्ञानिक दिमाग का प्रयोग किया, अपनी सोच का उपयोग किया और हड़प्पा वासियों ने घरों को गलियों की तरफ उनके मुंह खोले। पीछे दीवार होती थी, तो हड़प्पा की खुदाई में ज़्यादातर जो घर मिले हैं, आप उनका अगर अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि घरों के दरवाजे गली में खुलते हैं पीछे, ना कि मेन सड़क पर। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। उसके अलावा हमें बहुत सारे एविडेंस में वहाँ पे मुद्राएं मिलती हैं, वहाँ पे हमें एक पुजारी का सिर मिलता है, वहाँ नर्तकी की मूर्ति मिलती है, मनके मिलते हैं, बाट माप की चीज़ें मिलती हैं, चेस बोर्ड जैसा कुछ मिलता है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो लोग इसको खेलते होंगे। मेसोपोटामिया इत्यादि के साथ व्यापार के लिए बहुत सारी वस्तुएं जो यहाँ से भेजते थे वहाँ से यहाँ आती थी, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। एक सींग वाले एक पशु का वहाँ बार बार उल्लेख वो मिलता है मूर्तियों पर, एक ऐसा पशु है जिसका एक सींग है, तो उसका बहुत सारा विवरण मिलता है। हाथियों के बारे में जानकारी मिलती है हड़प्पा सभ्यता में हमें, और जो सांड है उसके बारे में जानकारी मिलती है हड़प्पा सभ्यता में, अर्थात पशुओं के बारे में जानकारी है। तमाम तरह के अनाजों के बारे में हमें जानकारी और साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ जौ है, ये आपका बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ऐसे मोटे अनाज हड़प्पनवासी उगाते थे। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं वहाँ पे कि घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के बारे में कोई अंकन नहीं मिलता। तो जबकि वैदिक सभ्यता में आपको घोड़ा मिलेगा। वैदिक सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु क्या है? घोड़ा। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु है एक सींग वाला एक गैंडा, जिसका एक, मतलब वो असम वाला गैंडा नहीं, एक सींग वाला एक पशु है उनका, एक श्रृंगी, वो उनकी पहचान है हड़प्पा की। जबकि वैदिक सभ्यता की पहचान है घोड़ा। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता में कांसा जो है उनकी प्रमुख चीज़ है, वैदिक सभ्यता में प्रमुख चीज़ है उनकी लोहा। उसके बाद हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता में शहर है, वैदिक सभ्यता में गांव है। तो ये कुछ चीज़ों के अंतर के माध्यम से भी हम चीज़ों को, सभ्यताओं को समझ सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड मैंने आपको बताया, कल्चर में जैसे नर्तकी का वो मिला है, तो ये दर्शाता है कि वो अपनी नृत्य संगीत इत्यादि करते होंगे। खेलने के लिए मुर्गा लड़ाई और इत्यादि के बारे में एविडेंस मिला है, उनकी जो मुद्रा है उस पर वो बने हुए हैं। थोड़ा सा बीच में फिर से डिस्ट्रप्शन हुआ है, 8:46, ठीक। उसके अलावा हमें उनकी सभ्यता में व्यापार के पूरे चिन्ह मिलते हैं, पुजारी का धड़ मिलता है, उसके ऊपर जो शॉल पड़ी हुई है, कपड़े बनाने का, कपास इत्यादि का भी हमें बहुत सारे प्रमाण वहाँ से मिलते हैं। श्रृंगार के रूप में बहुत सारी चीज़ें वहाँ जो स्त्रियों के द्वारा प्रयोग की जाती थी, चूड़ियाँ इत्यादि हैं, और जो सिंदूर इत्यादि है, इसकी चीज़ें भी हमें वहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त हुई है, जिनके आधार पर पूरा का पूरा उनकी, चाहे अर्थव्यवस्था हो, जैसे इकोनॉमी क्या है, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के अलावा आप जाएंगे, उद्योग धंधे उनके पास हैं। उसके अलावा यदि आप जाएंगे कि उनकी संस्कृति क्या है, तो नृत्य, गायन, खेलकूद, मनोरंजन, ये सब चीज़ें उनके सामने हमें दिखाई देती हैं। उसके अलावा आप हड़प्पा सभ्यता में यदि जाएंगे तो आप पाएंगे कि हम लोगों को वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में कोई बहुत हम निश्चित नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में इतना अवश्य कह सकते हैं कि जो उनकी व्यवस्था रही होगी वो बड़ी अच्छी व्यवस्था रही होगी, क्योंकि शहरों को व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। मैन होल, नालियाँ, साफ़ सफाई ये दर्शाती हैं कि बहुत अच्छा प्रशासनिक सेटअप हड़प्पा वासियों के पास रहा होगा। उसके बाद विदेशी व्यापार के लक्षण हमको वहाँ मिलते ही मिलते हैं। तो चाहे राजनीति हो, चाहे कला हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे अर्बनाइजेशन हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे जहाज़ बनाना हो, चाहे आपका नावों का प्रयोग करना हो, ये सारी चीज़ें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में दिखाई देती हैं। और बड़ी फली फूली सभ्यता हम लोगों को वहाँ दिखाई देती है, तमाम बड़े शहरों के उत्खनन से यह बात। एक तो जो नोशन, जो अवधारणा लोगों के अंदर बनी हुई है सभ्यता के बारे में, वो स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता है, और जिसके माध्यम से हम लोग अपने भारत के इतिहास को ठीक प्रकार से जानते हैं। अभी तक हमारे पास जो खुदाई और जो एविडेंस है उसके माध्यम से यही चीज़ें हम लोगों के सामने उपलब्ध हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि करीब करीब 2350 BC से लेकर के 1750 तक आप कह सकते हैं कि लगभग 600 साल तक ये सभ्यता फली फूली
और उसके बाद फिर इस सभ्यता का धीरे धीरे पतन हुआ। ये शहर सभी नष्ट हो गए और फिर ये टीलों में मलबों में दब के रह गए। फिर उसके लगभग 4000 साल बाद, कह सकते हैं आप 3738 साल बाद फिर इसकी खुदाई हुई, तब जाकर के ये सभ्यता के बारे में फिर दोबारा मानव के आप कह सकते हैं कि उनको ह्यूमन सिविलाइजेशन को फिर से मालूम पड़ा कि इस तरह की सभ्यता पहले अस्तित्व में थी। अब एक सवाल यह है कि इतनी फली फूली, इतनी समृद्ध सभ्यता जिसका विदेशी व्यापार था, जिसके पास तमाम उद्योग धंधे थे, उसका पतन कैसे हुआ? तो इसके बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय और अलग अलग सोच है। उसमें आप जैसा कि कई बार टेक्नोलॉजी का इनोवेशन नहीं हो पाता है, नए खतरों का सामना करने में सभ्यताएं समर्थ नहीं रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 1918 के आसपास स्पेनिश फ्लू एक बीमारी हुई थी जिसमें 4 करोड़ लोग मर गए थे। अभी कोरोना का संकट अपने आप में एक बहुत भयावह है। ऐसे ही कोई इस तरह की महामारी अगर बीमारी फैली होगी हड़प्पा वासियों में, तो एक कारण रहा होगा जिसके कारण से वो लोग उस स्थान को छोड़ के चले गए होंगे। एक कारण ये रहा होगा कि नदियों के किनारे शहर थे, जलवायु में अगर कोई बदलाव हुआ होगा, बाढ़ इत्यादि के कारण या सूखा इत्यादि के कारण संभवतः कुछ लोग सभ्यता को छोड़ के चले गए होंगे। एक कारण ये रहा होगा कि वो लोग क्योंकि व्यापारी वर्ग के लोग थे ज़्यादातर, और व्यापारी वर्ग आमतौर पर शांतिप्रिय लोग होते हैं। हो सकता है कुछ बाहर से ऐसे लोग आए हों जो हमलावर हों, जो आक्रांता रहे हों, उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया हो सकता है कि उन्होंने अपने संसाधनों का, जो वहाँ संसाधन थे, उनका से अधिक उपयोग कर लिया हो और बाद में उनके पास संसाधन ना रहे हों। इस कारण से वो लोग अपना स्थान छोड़ के चले गए हों। एक वजह ये भी हो सकती है कि उसी दौरान जो मेसोपोटामिया इत्यादि की जो शहर सभ्यताएं थी, वो सभ्यताएं भी विलुप्त हो रही थी। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड और जो अपना आंतरिक व्यापार था, वो व्यापार ठप हुआ होगा और आर्थिक गतिविधियों में आने के कारण भी सभ्यता के लोग बाहर वहाँ से चले गए होंगे। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग मर गए। हड़प्पा के लोग हम ही लोग हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में लोग रहते थे हम ही लोग हैं। हम लोग उस स्थान को छोड़ के चले गए, दूसरे एरिया में रहने लगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो सिविलाइजेशन थी शहर के रूप में, वो शहर के शहर खाली होते चले गए। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कहीं बीमारी फैली, कहीं बाढ़ आई, कहीं सूखा आया, कहीं भूकंप आया, कहीं विदेशी लोगों ने या बाहर के लोगों ने हमले किए हों, कुछ उन्होंने अपने संसाधनों का अधिक उपयोग कर लिया हो, उनके पास नई टेक्नोलॉजी और आविष्कार ना रहे हो। इन सारे कारणों की वजह से वो सभ्यता के लोग धीरे धीरे उन स्थानों को छोड़ करके चले गए और फिर वो भारत में फिर दूसरे हिस्सों में जाकर के बस गए। वहाँ फिर उन लोगों ने नई नई सभ्यताओं को जन्म दिया होगा। और उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण ये है कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति और संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। इसका मतलब है कि वो अपना ज्ञान हड़प्पा वासी लेकर के पूरे देश में जाते रहे। जैसे जो शहरीकरण है, शहरीकरण भारत में सबसे पहले हड़प्पा के लोगों की देन है। आप देखिए आज दुनिया भर में भारत में तमाम शहर हैं, हड़प्पा के शहर गेटबंद कॉलोनी होती थी सुरक्षा की दृष्टि से। मैनहोल होते थे, नालियाँ होती थी, सड़कें समकोण पे काटती थी, वहाँ की महिलाएं सिंदूर लगाती थी, नृत्य होता था, चूड़ियाँ वहाँ प्रयोग की जाती थी। तो ये जो सारी चीज़ें उस ज़माने में हड़प्पा के लोगों के द्वारा उपयोग की जाती थी, वो सब आज भी की जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हड़प्पा के सारे लोग मर गए थे। हड़प्पा वासी बेसिकली उस जगहों को छोड़ करके दूसरे स्थानों पर चले गए। और क्यों? क्योंकि उनके पास अब इतने संसाधन नहीं थे कि वो नए नगरों का निर्माण कर सके। इसलिए हो सकता है ग्रामीण संस्कृतियों के रूप में वो जगह जगह बिखर के अपना जीवन यापन करने लगे। का उद्भव और उसके कारण क्या थे, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी और फिर उसके पतन के कारण क्या थे। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे जो शहर थे उनकी अलग अलग विशेषताएं थी। हम सारी चीज़ों पर नहीं जाएंगे क्योंकि यह विषय खास करके जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके इंटरेस्ट का हो सकता है। आप सभी लोगों को इतिहास की धारा को समझने के लिए केवल बेसिक जानकारी होना चाहिए, उतना वो पर्याप्त है जिसकी हम लोगों ने चर्चा की है। तो आज का सेशन थोड़ा सा आपको बोझिल भी लगा होगा। 2-3 बार इंटरनेट भी डिस्टर्ब हुआ है, इस कारण से हमारा रिदम भी टूटा है, बट कोई बात नहीं। और हमने एक विषय और हम लोग क्रम से इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि सब लोगों को पता रहे कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। और जो हमारे मन में और जो एक अंधविश्वास फैला हुआ है
जो मन में एक अज्ञान फैला हुआ है कि शेषनाग के फन पे और गाय के और उस पता नहीं किस किस के ऊपर जो पृथ्वी टिकी हुई है, इस तरह की अवधारणाएं, गलत चीज़ें हमारे दिमाग से निकलें। इसलिए हम लोगों को इतिहास और वास्तविक चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो आज हम लोग संक्षिप्त भी अपना सेशन रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद की कुछ जो ग्रामीण सभ्यताएं कौन कौन सी विकसित हुई भारत में, और उसके बाद हम आएंगे वैदिक सभ्यता, जिसको हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन या आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। उसके पीछे स्रोत साहित्य हैं जिससे उसके बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ कहाँ वो विद्यमान थी, क्या उसका समय रहा होगा, क्या उसकी विशेषता रही होंगी। ये परिचर्चा हम लोग कल शाम के सेशन में करेंगे। कल सुबह मॉर्निंग में हमारा सेशन वही 8:15 बजे भारत के संविधान पर रहेगा। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की आज हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन वो चैप्टर हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। आज हम लोग ये प्रयास करेंगे कल कि जो अनुच्छेद 32 है और उससे आगे की परिचर्चा हम लोग पूरी करके संविधान का विषय आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो 2 भागों में हम मॉर्निंग 8:15 बजे हम लोग चर्चा करेंगे भारत के संविधान की, और अगले 10 से 15 दिन में हमारा वो पूरा का पूरा संविधान कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम शाम को चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास की, और भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास से धीरे धीरे बढ़ते हुए आज तक आएंगे 2020 तक। बहुत सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे, और इसका लाभ ये होगा कि हम लोगों को जो स्पष्टता नज़र आने लगेगी कि एक्चुअली हुआ क्या क्या है। तो चलिए, आप सभी लोग इस परिचर्चा में जुड़िए। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और आज थोड़ा सा इंटरनेट रिदम में नहीं हो पाई, फिर भी वी विल ट्राई, हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छे से सारी चीज़ें हों। और कल सुबह मिलते हैं 8:15 बजे। अपना जो हमारा सेशन है संविधान के ऊपर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और राज्य की नीति के करेंगे। आप सभी लोग इस पर चर्चा में जुड़े, उसके लिए आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।